तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक कमाल की मानवा लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सीजन 1 दोस्तों इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप किसी और चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम दोस्तों सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं, सीजन 2 का 47 एपिसोड। तो दोस्तों कोई भी बंदा नया है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और भाई हाइप के ऊपर क्लिक करना मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट किए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कहती है आज हम सभी के लिए एक खास न्यूज है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एडवांस पब्लिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत चाक्योंग होंग असेंबली मैन ने की थी। इसका जो ट्रायल रन है वो गवर्नमेंट के द्वारा नवंबर 2021 में स्टार्ट होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक एआई टेक्नोलॉजी के साथ बना है जिसका काम है आम जनता को क्राइम से बचाना। ये प्रोजेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है एआई सीसीटीवी नेटवर्क, दूसरा है एआई इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट। सबसे पहले हम एआई सीसीटीवी नेटवर्क के बारे में बताते हैं। पूरे शहर में जितने भी सीसीटीवी लगे होंगे वो सारे एक ही नेटवर्क से कंट्रोल किए जाएंगे, तो जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट से कोई भी चोर बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस सीसीटीवी कैमरे की 10,000 आंखें होंगी। और इस प्रोजेक्ट से हम वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। सच में असेंबली मैन सच में इम्प्रेसिव, काफी इम्प्रेसिव है। यहाँ पर ही इसके बेनिफिट खत्म नहीं होते, इसका दूसरा पार्ट तो उससे भी ज्यादा कमाल का है, जिसके भी हाथ में ये एआई इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट होगा। वैसे ये दिखने में तो एक स्मार्ट वॉच के जैसी है, बट ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। ये एक इमरजेंसी वॉइस रिकॉर्डिंग करेगा, साथ में हार्ट रेट भी चेक करता रहेगा। तो अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत ही पुलिस को बता देगी। तो अगर ये ब्रेसलेट कोई उतारने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत ही अपने आप टाइट हो जाएगी। जिसको भी ये ब्रेसलेट पहनाया जाएगा वो कुछ भी करेगा, चाहे लिखेगा, चाहे बोलेगा, या फिर साइन लैंग्वेज से बात करेगा, वो सारा का सारा डाटा पुलिस के पास जाएगा। तो तभी एक रिपोर्टर कहता है इसके तो साइड इफेक्ट भी हैं, वो तो बताओ ना। तो फिर वो लड़की बताती है गवर्नमेंट सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसका ट्रायल लेगी। 7 सिटीज को चुना गया है ताकि जो इसका साइड इफेक्ट देखा जाए। तो फिर गवर्नमेंट ने ट्रायल के लिए सिर्फ 2 सिटीज सबसे पहले बुक की गई। पहली है इंशियोन गवाक्रो, दूसरी है बुसान डोसू। तो फिर कहानी के 3 साल बाद हम देखते हैं एक लड़का जो कि रो रहा था। तो फिर हम देखते हैं उसके हाथ में वही ब्रेसलेट होते। तो फिर हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कि हंस रही होती है। वो कहती है पाक युनवो, तुम्हारा घर तो सच में कचरा है। तो फिर वो कहती है मुझे ये बताओ तुम अपनी दादी का कर्जा कब लौटाओगे। मुझे पता है ये अंकल के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ तुम अपने ब्रेसलेट को नहीं निकाल सकते। ये हमारी कंपनी का एक स्पेशल ब्रेसलेट है, ये तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो अगर तुमने इस ब्रेसलेट को हटाने की कोशिश की या फिर कहीं भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारी दादी मुश्किल में आ जाएगी। तो फिर इतना सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो कहता है प्लीज़ मेरी दादी को छोड़ दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज वापस कर दूंगा, मैं स्कूल भी छोड़ दूंगा, मैं कर्ज देने के लिए और भी काम करूंगा। तो फिर वो लड़की कहती है तुमने किसको कहा कि तुम्हें स्कूल छोड़ना है, तो अगर तुमने स्कूल छोड़ दिया तो फिर मेरा काम कौन करेगा। तो फिर इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़का तो रो रहा था। तो फिर तभी वो लड़की खड़ी हो जाती है। फिर वो कहती है ये तुम्हारी नूना अब तुम्हें एक गिफ्ट देगी। तो फिर वो लड़की कहती है ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारी ग्रैंडपा। तो फिर हम देखते हैं उसकी दादी को हथकड़ी बांध के रखी होती है। तो फिर अपनी दादी को देख के वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तो फिर वो कहता है प्लीज़ मेरी दादी को छोड़ दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, तुमने मेरी दादी के साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर वो लड़की अपने कान में उंगली डालते हुए कहती है ओ अब चुप ही करो, ये तुम्हारी दादी है, इसने हमसे लोन लिया था, तो अगर तुम्हारी दादी मर मुर जाती तो क्या होता। तो अगर ये सारा लोन तुम चुका देते हो तो मैं ये चाबी तुम्हें दे दूंगी, समझ में आया छोटे कर्जदार। तो सभी लोग वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, लेकिन भाई वो बंदा तो रो रहा था। तो फिर वो लड़की कहती है अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। तो फिर वो लड़का अपनी दादी के पास आता है, वो रोते हुए कहता है दादी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, आपने मुझे इतना बड़ा किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए। वो लड़की मुझे पीटती थी ताकि मैं आपके नाम पे लोन ले सकूं। दादी अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो फिर हम उसकी दादी को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत थी। तो फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कैमरा लगा होता है जिसका सारा व्यू वो लड़की और उसके दोस्त देख रहे थे और खुश हो रहे थे। तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें कांग आयुन के बारे में बताया जाता है। ये लड़की डोसू मेरिन की बेटी है और एक गैंग बॉस की भतीजी है। तो फिर असिस्टेंट हमें बताता है कि यही वो लड़की है जो कि कारमा का नेक्स्ट टारगेट होने वाली है। तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे वाइस चेयरमैन और योन कारमा बैठे होते हैं। तो फिर असिस्टेंट
उस लड़की के बारे में और भी बताता है कि इस लड़की को वॉयलेंस बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी है। ये लड़की उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है जो कि इसको नीचा दिखाते हैं। और इस लड़की के जो अंकल हैं वो एक फॉर्मर एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन है, जिसकी वजह से इस लड़की ने भी बॉक्सिंग सीखी थी। ये अपने सेकंड ईयर में नेशनल में आ गई थी, लेकिन ये दो लड़कियों ने इसकी छोटी हाइट का मजाक बनाया था, तो फिर जिसकी वजह से इस लड़की ने इसको पीट के इन दोनों को हॉस्पिटलाइज कर दिया था। तो फिर इसीलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था और फिर बाद में इस लड़की को बॉक्सिंग एसोसिएशन से भी बाहर निकाल दिया था। तो फिर इसके फादर ने इसे कहा कि वो सियोल में शिफ्ट हो जाए। तो फिर ये लड़की वहीं पर ट्रांसफ़र हो गई थी जहाँ पे यंग लेडी पढ़ती थी। तो फिर जहाँ पे ये आते सारे एक गैंग में शामिल हो गई थी और ये स्कूल बुली बन गई थी। तो फिर अभी ये बुसान में वापस चली गई है और ये बुसान के किसी हाई स्कूल में पढ़ रही है, जो स्कूल इसके अंकल के द्वारा ही चलाया जा रहा है और ये भी उनके साथ बिजनेस में काम करती है। तो फिर तभी योन कारमा अपना हाथ उठाती है। वो पूछती है असिस्टेंट से कि क्या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर तभी वो असिस्टेंट घूरने लग जाता है योन कारमा को। तो फिर तभी वो कहता है ये उससे भी एक बड़ी डील है। मैं तुम्हें बताऊं तो इस मिशन में सबसे बड़ी रिस्क यही गैंग है। तुम्हें सबसे पहले इस गैंग की फुल पावर को जानना होगा। ये जो गैंग है ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बुसान डिस्ट्रिक्ट में 30 साल से चल रही है। पहले छोटे मोटे चोर चक्के हुआ करते थे। जब बुसान डिस्ट्रिक्ट में गैंग्स की लड़ाई हुई थी तो फिर तभी से इस गैंग ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। तो जब मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो फिर इसके फादर ने लोन कंपनी स्टार्ट की थी। तो फिर इसके फादर ने बहुत सारी कंपनी को टारगेट किया जो कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार में थी। तो फिर उन कंपनीज़ को प्राइवेट लोन दिया। ये वही कंपनियां हैं जिसका नाम डोसू मैरीन क्रैंकशाफ्ट है। जब मार्केट में आपकी मंदी ख़त्म हो गई तब कांग मोहन ने सभी कंपनियों का कंट्रोल ले लिया था। तो फिर इस कंपनी में 20 साल में इसका मार्केट कैप 1.328 ट्रिलियन वॉन बन चुका है। साथ ही इसकी एनुअल सेल 789 बिलियन वॉन है और इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट 2.127 ट्रिलियन वॉन है। कोरियन लॉ के हिसाब से ये एक मिड साइज कंपनी है, लेकिन अकाउंट के हिसाब से ये 60% डिस्ट्रिक्ट जीडीपी कंट्रोल करती है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बस तुम ऐसा मान लो कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। तो फिर तभी वाइस चेयरमैन कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट की एक रियल पावर है। तो फिर तभी असिस्टेंट कहता है हाँ जी, और ये फैमिली सभी इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। जितने भी वहाँ पर सभी लोग रहने वाले लोग हैं वो सभी इनके कर्ज के अंडर आते हैं। यहाँ तक कि जो लोकल पुलिस है वो भी इनके अंडर आते हैं। असल में ये एक आइलैंड है जो कि एक सिंगल ब्रिज पे जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कैसे न कैसे करके उस ब्रिज को बंद कर दें तो फिर उनका वहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। अगर मैं सही में कहूँ ये एक बड़ी सी जेल है जहाँ पे कंग फैमिली का कंट्रोल है। बेसिकली कांग आयुन के फादर और उनके अंकल वो एक किंग एंड डिस्ट्रिक्ट के। वो जो कांग आयुन है वो अपने आप को एक प्रिंसेस समझती है और ये वाला मिशन कारमा के लिए काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। तो फिर तभी कारमा सोचती है तो अगर ऐसा है तो वो लोग तो मुझे समुद्र में फेंक देंगे मछलियों के साथ। तो फिर वाइस चेयरमैन कहता है यही तुम्हारे प्लान में प्रॉब्लम है। तो फिर तभी असिस्टेंट कहता है सबसे पहले तो हमें स्टेशन सिक्योरिटी स्टाफ को कारमा के घर के आले दुआले खड़ा करना होगा और पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि बुसान में है इसका हमें यूज़ करना होगा। तो फिर तभी वाइस चेयरमैन कहता है क्या पॉलिटिकल सिचुएशन। तो फिर हमें बताया जाता है लास्ट अगस्त में जो कि बुसान के जो मेयर हैं वो एक कार एक्सीडेंट से मारे गए थे। तो फिर जिसकी वजह से अगले अप्रैल में दोबारा से इलेक्शन होंगे। जो कांग आयुन है जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वो यही चाहेगा उसका आदमी ही मेयर बने। दूसरा जो शाफ्ट गैंग की लोन कंपनी है वो कहने को तो लोन देती हैं, वो असल में लोगों को लोन देके फंसाती है और उनके बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। तो फिर वाइस चेयरमैन कहते हैं अच्छा तो ऐसा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कंपनी काफ़ी अच्छी है ये सब करने में। तो फिर तभी वो असिस्टेंट को बुलाता है। तो फिर तभी असिस्टेंट भी कहता है यस वाइस चेयरमैन। तो फिर वाइस चेयरमैन कहता है मैं तुम्हें चार्ज देता हूँ सिक्योरिटी टीम को लीड करने का और कारमा को बुसान भेजने का, और मैं तुम्हें कारमा के साथ बुसान भेज रहा हूँ। तुम्हारा एक ही काम होगा, तुम्हें कारमा को मुझसे भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। तुम दोनों बुसान जाओगे, तुम उसकी मिशन में हेल्प करोगे। तो फिर तभी असिस्टेंट
कारमा को देखने लग जाता है। तो फिर कारमा अपनी क्यूट सी स्माइल पास करती है। तो फिर उसको देख के असिस्टेंट अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या यार मुझे कारमा के साथ जाना पड़ेगा, मेरे तो अभी से ही सिर में दर्द होने लगा। तो फिर तभी वाइस चेयरमैन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मिशन के लिए इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो फिर तभी असिस्टेंट कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कांग आयुन ने यंग लेडी के साथ किया था। तो फिर तभी वाइस चेयरमैन उसकी बात को काटते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ। तो फिर वो खड़े होते हुए कहता है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फिर वाइस चेयरमैन वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया इतना कुछ प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर तभी असिस्टेंट वाइस चेयरमैन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, वाइस चेयरमैन। तो फिर तभी कारमा असिस्टेंट से कहती है, मैं अब बहुत ज़्यादा इस बात के लिए क्यूरियस हूँ कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो फिर ये बात सुन के असिस्टेंट थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो कहता है, जाओ जाके अपने रूम में जाओ। तो फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें वाइस चेयरमैन दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। तो फिर तभी उसको एक सपना आता है जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ गाड़ी में कहीं पे जा रहा था। तो फिर वाइस चेयरमैन कहता है, मेरी बेटी हाइना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऊंची आवाज़ में हेडफोन मत लगाया करो, तो अगर तुम्हारे कानों को कुछ हो गया तो, और मेरी बेटी होते हुए ये तुम कैसी ज़िंदगी जी रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखते हुए मैं कैसा महसूस करता हूँ? तुम अभी यंग हो, तुम्हें ऐसे देख के मुझे दुख होता है। लेकिन हाइना तो कुछ भी नहीं बोलती। तो फिर तभी वो अपने मन में सोचने लग जाती है, शायद मैं अपने पापा को बता सकती हूँ कि मैं बुली हो रही हूँ, तो क्या मैं इनको बता दूँ? सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये किसी को नहीं बता सकती। तो फिर वो अचानक से अपने मन में सोचती है, लेकिन हाँ मैं अपने पापा को तो बता ही सकती हूँ। तो फिर वो रोते हुए अपने पापा को कहती है, डैड। तो फिर हम वाइस चेयरमैन को देखते हैं जो कि फ़ोन पे बातें कर रहा था। तो फिर वो कहता है, जी हाँ मैं ही हूँ ली मुयुंगजुन, जो कि हुंडू ग्रुप से है। तो फिर हम देखते हैं हाइना को जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो अपने पापा को कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तो फिर उसके बाद इसके पापा कहते हैं, यस डायरेक्टर किम, मैं तो बस अपनी बेटी के साथ कार में वापस आ रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? बुसान में हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ? ये सब अचानक से कैसे हो गया है? तो फिर वो उसकी बात सुनता है। तो फिर वो अचानक से कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, उसकी बात को सुनता है। तो फिर धीरे धीरे करके उसको गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो गुस्से से फट जाता है। वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है, सीरियसली ये तुम मुझे अब बता रहे हो? तो फिर वाइस चेयरमैन का ये बड़ा रूप देख के उसकी बेटी हाइना डर जाती है। लेकिन वाइस चेयरमैन तो गुस्से से उसको गाली दे रहे थे, ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो फिर उसकी बेटी तो उसकी तरफ देखी जा रही थी। तो फिर हम देखते हैं वाइस चेयरमैन को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने हाथ के नोक को अपने फेस पे मारने लग जाता है। तो फिर ये सब देख के असिस्टेंट थोड़ा डर जाता है। फिर वो पीछे देख के कहता है, वाइस चेयरमैन क्या आप ठीक हो? लेकिन वाइस चेयरमैन को तो और भी गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो और भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाने लग जाता है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए कहता है, मुझे माफ़ करो डायरेक्टर किम, मुझे लगता है मैंने अपना टेम्पर लॉस कर दिया था। नहीं ये तो लैक ऑफ मैच्योरिटी है। प्लीज़ डोंट वरी, तुम चिंता मत करो इसके बारे में। और मैं भी देखता हूँ, और मैं भी अभी कंपनी में जाता हूँ। तो ठीक है मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ। तो फिर इतना कह के वो अपना फ़ोन काट देता है। तो फिर हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि रो रही थी। तो फिर तभी वो कहती है, डैड आपकी तो नोज़ में से खून निकल रहा है। तो फिर तभी असिस्टेंट टिश्यू पेपर देता है वाइस चेयरमैन को। तो फिर वो कहता है, सर आप पिछले 84 घंटों से जाग रहे हो, ना कि 72 घंटों से। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप बेहोश हो सकते हो, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो फिर वाइस चेयरमैन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर हम देखते हैं वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेता है। तो फिर हाइना और भी ज़रा डर जाती है। तो फिर तभी वाइस चेयरमैन कहता है, हाइना मुझे माफ़ कर दो, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया। तुम चिंता मत करो हाइना, मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा, मैं कभी भी जेल नहीं जाऊँगा और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो फिर हम हाइना को देखते हैं जो कि बस रोने वाली थी। तो फिर तभी वो अपने मन में सोच रही थी, मैंने डैड को ऐसा करते हुए पहली बार देखा है, वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से ये सही है। अच्छा हो तो अगर मैं अपने डैड को ये सब कुछ ना बताऊं, मैं नहीं चाहती मेरा डैड और भी ज़्यादा टेंशन में रहे। मुझे लगता है मुझे खुद ही सब कुछ मुझे सहना होगा और थोड़ी देर के लिए। तो फिर हम हाइना को देखते हैं जो कि छत पे खड़ी थी। तो फिर तभी वो अचानक से वहाँ से कूद जाती है। तो फिर तभी हम वाइस चेयरमैन को देखते हैं जो कि नींद से जाग जाते हैं। तो फिर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वाइस चेयरमैन का सपना था, तो जिसकी वजह से वो अच्छे से सो नहीं पा रहे थे। तो फिर अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं वाइस चेयरमैन को जो कि वॉशरूम में था, अपने आप को शीशे में देख रहा था। तो फिर वो कहता है,
मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया, तो अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान देता तो शायद मैं कुछ नोटिस कर लेता। तो फिर वो अपने शीशे में अपनी शक्ल को देखते हुए गुस्से हो जाता है, तो फिर वो ज़ोर से शीशे पे पंच लगा देता है। तो फिर हम देखते हैं उसका हाथ लहू लुहान हो जाता है। फिर वो कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तो अगर तुम थोड़ा सा और ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी वजह से हाइना ने कुछ भी नहीं बोला। मेरी एक लौती बेटी वो अब मर चुकी है और मैं उसका फादर। तो फिर वो अपने दांत को कसीरते हुए कहता है डैम इट। तो फिर हम देखते हैं वो एक बार फिर से पंच लगाता है, लेकिन फिर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। तो फिर जैसे ही वाइस चेयरमैन पीछे देखता है वो यौन कर्मा होती है जिसने उसका हाथ पकड़ा था। तो फिर कारमा कहती है प्लीज ऐसा मत करो स्टेप फादर, अपने हाथ को देखो, तुम्हारे हाथ में खून निकल रहा है। तो फिर तभी वाइस चेयरमैन कारमा की ओर देखता है, तो फिर वो अपना फेस अचानक से दूसरे पासे कर लेता है। तो फिर वो कहता है कारमा तुम अपने नए स्कूल में बेस्ट देना अपना। तो फिर ये सुन के कारमा खुश हो जाती है। तो फिर तभी वो कहती है ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। तो फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डोसू कमर्शियल हाई स्कूल को। तो फिर जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ खुश हो रही थी अपने आप में, यानी कि मजाक कर रही थी। तो फिर तभी हम कारमा को देखते हैं जो कि इस स्कूल में ट्रांसफ़र की गई थी। तो फिर वो क्लास की ओर बढ़ती है। तो फिर तभी टीचर कहता है सभी बच्चे ध्यान दो, हमारी क्लास में एक नया बच्चा ट्रांसफ़र हुआ है जिसका नाम योन कारमा है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, समझ गए। तो फिर तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी दादी को बांधा होता है। तो फिर तभी हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसके गले पे टैटू होता है। ये बंदा तो योन कारमा को देख के खुश हो जाता है। तो फिर हम कांग आयुन को देखते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में इसको कांग कहेंगे। तो फिर वो गंदा सा मुंह बना के कहती है व्हाट द हेल, इसको क्या हुआ है, ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। तो फिर तभी हम योन कारमा को देखते हैं जो कि क्रिस्पी लुक दे रही थी।